दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है द साइंस सब में। दोस्तों आज हम लोग क्लास सेवेंथ में जो साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे वह 18 चैप्टर है, जिसका टॉपिक है अपशिष्ट जल की कहानी। हम आपको बता दें कि अपशिष्ट जल होता क्या, ऐसा जल जिसका हम लोग उपयोग ना कर सकें, यानी कि पीने और नहाने आदि में हम उसका उपयोग ना कर सकें, ऐसे जल को हम लोग अपशिष्ट जल कहते हैं। और आप अपशिष्ट जल के बारे में समझ लें, ऐसा जल जो कि किसी फैक्ट्री से निकले या सीवेज से निकले या किसी नाले से निकले, तो ऐसे जल को हम क्या कहते हैं? ऐसे जल को हम लोग अपशिष्ट जल कहते हैं। यह नालियों में भी बहता है। इसकी क्या विशेषता होती? यह दुर्गंधमयी होता है, गंदा होता है। इस तरीके का जल का उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग अपशिष्ट जल कहते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा और बता दूं, इस चैप्टर में बहुत इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाले हैं आपको, जैसे जल को शुद्ध कैसे करें, उसे प्यूरिफाई करके दोबारा कैसे प्रयोग करें। दोस्तों आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर अपना। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हम जितने जीव जंतु इस पृथ्वी पर जीवित हैं सभी लोग जल का उपयोग करते हैं। और उपयोग कितना करते हैं? बहुत एक बड़े स्तर पर जल का महत्व है अपनी जिंदगी में। देखिए, और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो कि सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। दोस्तों आपने देखा होगा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनका जो सीधा गंदा पानी कहाँ जाता है? नदियों में जाता है। इसलिए अपनी गवर्नमेंट को यानी कि भारत सरकार को विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं लानी पड़ती हैं जिससे नदियां साफ रह सकें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी कि अपशिष्ट जल क्या होता है। अपशिष्ट जल कैसा होता है? जो झाग से भरपूर हो, उसमें तेल मिश्रित हो, रंग काला हो, उसका दुर्गंध भी आती हो, भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय वगैरह से निकल हो, लॉन्ड्री से निकलता हो, ऐसे जल को हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट जल कहते हैं। यह नालियों में बहता है। इवन आप मेट्रो सिटी में देखें, बड़ी बड़े नाले का रूप भी धारण इसी अपशिष्ट जल ने कर रखा है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? आइए हम लोग देखते हैं जल हमारी जीवन रेखा, जैसे कि हम पहले ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। दोस्तों अगर हम सोचें कि अपनी जो ज़िंदगी है वह जल के बिना संभव है? नहीं संभव है दोस्तों। सुबह से लेकर शाम तक हमें पानी की ज़रूरत पड़ती, बस उसके रूप बदलते रहते, कभी पीने के लिए, कभी नहाने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 18.1। वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखने हैं। हमें स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है, आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। स्वच्छ जल का उपयोग क्या है? पानी पीने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, नहाने के लिए इत्यादि के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? ये और पेयजल तो आपको बता ही दिया है, और भी अन्य कामों में हम इसका यूज करते हैं स्वच्छ जल का। ठीक है दोस्तों, ये आपका चित्रा 18.1। और अधिक भी आप उपयोग जानते हो तो उनको जरूर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको स्वच्छ पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता। इसलिए जब भी आप स्वच्छ जल का उपयोग करें तो इस बात को याद रखें, भले ही आपका पैसा हो, भले ही वो आपकी संपत्ति हो, भले ही आपने उसे अपने तरीके से लगवाया हो, समरसेबल हो, हैंडपंप हो, या कोई भी हो, नलकूप वगैरह हो, तो आप जब भी उसका प्रयोग करें इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको स्वच्छ जल नहीं मिलता है।
अगर हम लोग इन संसाधनों का जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही प्रयोग करें तो ये संसाधन कभी भी संकट की स्थिति में नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था, कई क्षेत्रों में लोगों यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। ये बातें दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी हैं। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आपने अध्याय 16 में जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण यानी कि ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज से 15 से 20 साल पहले आपने नोटिस किया होगा कि जो हैंड पंप लगे थे अब उनमें पानी आना बंद हो गया है। अब ज़्यादातर लोगों ने समरसेबल, नलकूप या ट्यूबवेल की व्यवस्था कर रखी है। तो इससे क्या होता, हमें पानी की ज़रूरत है 20 लीटर तो हम बर्बाद करते हैं तकरीबन 200 लीटर। जब इस तरीके से हम भौम जल का लगातार निष्कर्षण करते रहेंगे, निकालते रहेंगे, तो भौम जल स्तर है वह दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जाएगा। तो इस टॉपिक पर आप लोग विचार करें और सोचें कि हम किस तरीके से इसका उचित प्रबंधन करें ताकि जो पीने योग्य जल है, जो ताज़ा जल है, अलवड़ी जल है, वह आराम से उपलब्ध होता रहे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005-2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। क्या कहलाता है? वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। ये देखिए, वाटर फॉर लाइफ 2005 से 2015 तक अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो यह दिया गया था। क्या दिया गया था? ये लोगो दिया गया था कि ताकि जो पानी का मिसयूज हो रहा, दुरुपयोग हो रहा, उस पर लोग ध्यान केंद्रित करें और ऐसे लोग जिनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है उनकी संख्या कम से कम की जाए और उन तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते वाहित मल क्या है। क्या पढ़ना है? वाहित मल। वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्रियाकलाप 18.2। अपने घर के आसपास विद्यालय अथवा सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए, उसमें बहने वाले जल का आप लोग निरीक्षण कर सकते हैं। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों और शिक्षकों या शिक्षिका से इस पर चर्चा भी आप लोग कर सकते हैं, यानी कि ये वाहित जल कैसा होता है, इसमें इतना प्रदूषण क्यों होता है, यह बदबू क्यों देता है, इसके बारे में आप लोग जानकारी और डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद आपको सारणी 18.1 में यह सारणीबद्ध करना है, यानी कि अंकित करना है। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं। क्या है? निम्नलिखित शामिल हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। जैसे जो वाहित मल है उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, आप कैसे जल को कैटेगराइज करके यानी कि उनका वर्गीकरण करके आप समझ सकते हैं इस जल में कौन सी अशुद्धि होगी। देखिए, कार्बनिक
अशुद्धियाँ। कौन सी अशुद्धियाँ? कार्बनिक अशुद्धियाँ ये किसमें होती? मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया जिसको मूत्र बोलते हैं, टॉयलेट बोलते हैं, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा। समझो, कार्बनिक अशुद्धियाँ किसमें हो गई? मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, कीटकनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी कचरा आदि में क्या होता है? कार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं। आगे देखिए, अकार्बनिक अशुद्धियाँ। अकार्बनिक अशुद्धियाँ किसमें होती हैं? अकार्बनिक अशुद्धियाँ यानी कि पोषक तत्व। देखिए इसमें नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं हैं। तो अकार्बनिक अशुद्धियों की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं। और पोषक तत्व की बात करें तो इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। कौन कौन से? फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। और नाइट्रोजन किसमें बेनिफिशियल होता? फसलों के उत्पादन में नाइट्रोजन बहुत अधिक उपयोगी होता है, या यूं कहें यह लाभकारी होता है। देखिए जीवाणु। जीवाणु हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले क्रमशः विब्रियो, कोलेरा एवं साल्मोनेला पैराटाइफी। जीवाणु कौन कौन से होते हैं? हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। कौन कौन से? विब्रियो, कोलेरा या कोलरा एवं साल्मोनेला और पैराटाइफी। साल्मोनेला और पैराटाइफी होते हैं। ये तीन चार आपको दिए गए, ध्यान रखिए कौन कौन से। फिर से आप लोग सुन लो, विब्रियो, कोलरा एवं साल्मोनेला पैराटाइफी। अन्य सूक्ष्म जीव देख लीजिए, जैसे पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ। हम आपको बताते, जब भी आप अशुद्ध जल लेंगे, ज़्यादा अगर अशुद्ध जल ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए वह डिसेंट्री का कारण बनेगा, जिसको हिंदी में पेचिस बोलते हैं। और अधिक इस पेचिस की वजह से क्या होता है? बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि पानी की भी कमी हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा है। यानी कि दोस्तों, अगर यह अपशिष्ट जल है तो इसको शुद्ध भी किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं डायरेक्ट सागर महासागर से पानी पीने के लिए प्रयोग करती है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए दुबई। दुबई में क्या है कि दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पर रेत अधिक है। तो जो समुद्र है उसमें क्या उन्होंने मशीनें सेट कर रखी हैं। उस मशीन से क्या होता है, जो समुद्र का खारा पानी है, लवड़ी जल है, उसका वह शुद्धिकरण यानी शुद्ध करके पीने योग्य उस पानी को बनाते हैं, और पूरा दुबई लगभग उसी पानी को पीने का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है, और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए कि यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बता दें कि चाहे मेट्रो सिटी ले लें, टाउन ले लें, लेकिन अभी गांवों में ऐसी व्यवस्था नहीं कि पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए। टाउन एरिया में पानी पहुंचाया जाता है, मेट्रो सिटीज़ में पहुंचाया जाता है, नगरों में, महानगरों में पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। इसका आने का भी टाइम होता है, मॉर्निंग में आता है, कभी कभी दोपहर और शाम। लगभग यह दिन में 3 बार 1-1, 2-2 घंटे करके पानी आता है, ताकि जितने लोग हैं उनको यह पेयजल मिल सके और वह अपनी ज़िंदगी आराम से, या यूँ कहें अपना जीवन यापन आराम से कर सकें। अब देखिए, ये आप देख सकते हैं टेबल 18.1 है, संदूषक सर्वेक्षण। इसमें देखिए वाहित मल का प्रकार, कूड़ा करकट मलिन जल, उत्पत्ति स्थल रसोई, दुर्गंधयुक्त अपशिष्ट शौचालय, व्यावसायिक अपशिष्ट औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान। आगे देखिए, इसको हम लोग क्या कहते थे, जो अभी आपको हम बता रहे थे आगे, इसमें पाइपों का जल दिखाई देता, जिससे हम क्या कहते हैं, इसे हम सीवर कहते हैं। दोस्तों, हम आपको बताते, अब ज़्यादातर क्या हो गया है कि शौचालय घर पर बन गए हैं, तो उन शौचालय का कनेक्शन क्या होता है कि टैंक बनने के साथ साथ एक पाइप का कनेक्शन नाली से कर देते हैं, जिससे जो उस सीवेज का पानी होता है वह कहाँ जाता है, नाली में बहता है, जो बड़ा दुर्गंधमय होता है। इसी को हम अपशिष्ट जल भी कह सकते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह होता है। कैसा होता है? यह एक परिवहन तंत्र की तरह है, जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मैनहोल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से
60 मीटर की दूरी पर 2 अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रियाकलाप 18.3। आप अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें। वाहित मल के पथ का रेखा चित्र बनाएं। गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और मैन होलों की संख्या आप मालूम करें। किसी खुले नाले के इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं, उनकी सूची तैयार करो। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान कैसे होता है, यानी कि इसका मैनेजमेंट या प्रबंधन कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रदूषित जल का उपचार, यानी कि दोस्तों जो जल गंदा हो चुका है, जिस जल का, जिस पानी का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग शुद्ध कैसे करेंगे, प्यूरिफाई कैसे करेंगे और उसका उपयोग कैसे करेंगे। देखिए क्रियाकलाप 18.4 से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 18.4। इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूह में विभाजित कर लें। प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। कांच के किसी बड़े जार को 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ खास घास के तिनके, यानी किसके, घास के, ग्रॉस के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट क्या करना है, थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चिट लगाकर इसे नामांकित मिश्रण की गंध कैसी है, यानी कि स्वाभाविक है दोस्तों, जो अपशिष्ट जल होगा वह दुर्गंध ही देगा। कैसा देगा, दुर्गंध ही देगा, क्योंकि उसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, जीवाणु वगैरह होते हैं। कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला, यानी कि जिसको एक्वेरियम बोलते हैं, कि वातित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। वातित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोड़क जिसको बोलते हैं अथवा मिक्सर का उपयोग भी आप लोग कर सकते हैं। आपको इसे अनेक बार विलोड़ित करना पड़ सकता है। अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। क्या करना है, दूसरा नमूना उसमें हमें डालना है। इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए, जैसा कि मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाएं। अभी आपको चित्र में दिखाएंगे 18.2 में। वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल प्राप्त ना मिल जाए। ये देखिए चित्र रहा 18.2 वातित द्रव को फिल्टर करने का प्रक्रम। आप लोग देख पा रहे हैं किस तरीके से वातित जल है जो जिसमें कि बालू वगैरह मिले हुए हैं, उसको क्या करना है, हम लोग फिल्टर करने की कोशिश करें। ये एक प्रकार का अपशिष्ट जल है जिसको हम लोग फिल्टर करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रैक्टिकल के माध्यम से, जो कि चित्र में दिखाया जा रहा 18.2 में। किसमें दिखाया जा रहा, 18.2 में यह दिखाया जा रहा है। फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालिए और उसे फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए।
इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। दोस्तों क्लोरीन क्या करता है, यह पानी को शुद्ध करने का कार्य करता है। कहीं हद तक यह क्या करता है, क्लोरीन यह पानी को शुद्ध करने का कार्य करता है। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक जल स्वच्छ ना हो जाए। परख नली को क्लोरीनीकृत, क्या बोलेंगे इसको, क्लोरीनीकृत, यानी कि क्लोरीन के माध्यम से जब इसे हम क्लीन कर लें तब नमूना 4 के रूप में इसे नामांकित कर सकते हैं। सभी परख नलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इन्हें चखिए मत, केवल उनकी गंध सूंघिए। क्या करना, हमें सिर्फ सूंघना है कि ये किस तरीके से खुशबू दे रहे, दुर्गंध दे रहे, क्या दे रहे हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के हमें उत्तर भी देने हैं और समझना है। वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है? बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर हो गई थी? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या ये अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है? ये दोस्तों सारे के सारे आपको प्रैक्टिकल करने हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। अब हमको पढ़ना है अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, यानी कि जब भी किसी जल को हम, जो अपशिष्ट है उसको हम प्यूरीफाई करते हैं, उसका शुद्धिकरण करते हैं, तो दोस्तों किसी न किसी मशीन या संयंत्र का हम प्रयोग करते हैं। किसी न किसी टेक्निक के माध्यम से ही अपशिष्ट जल को हम शुद्ध करते हैं। उसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं, जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका यानी कि छन्ने बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियों यानी कि डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं, जैसा कि आप लोग चित्र 18.3 में देख पा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों 18.3 आपका चित्र रहा, आप लोग देख रहे हैं 18.3 सलाका छन्ने, क्या देख पा रहे हैं, सलाका छन्ने, जिनसे जो अपशिष्ट जल से जो बड़े बड़े प्लास्टिक या लकड़ी के टुकड़े हैं उनको अलग किया जा रहा है, उनको इससे एकदम अलग छांट के कर रहे हैं। अब देखिए दूसरा स्टेप, अववाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। देखिए चित्र 18.4 में ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी, किसकी, ग्रिट और बालू को हम किसको अलग करें, कंकड़ पत्थर को, उसकी पेंदी में जाकर यानी कि उसकी तली में बैठ जाते हैं, और जो शुद्ध पानी हो तो उसको हम अलग कर लेते हैं। आगे देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पे आते हैं। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक या स्लज होता है। क्या होता है, आपंक या स्लज, इसको हम लोग कहते हैं। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र यानी कि अपमथ्रित बोलते हैं, जिसको स्किमर भी इंग्लिश में कहते हैं, उपयोग किया जाता है। क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं अपमथ्रित, या स्किमर भी इसको इंग्लिश में कहते हैं, उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। क्या कहलाता है, निर्मलीकृत कहलाता है, इनकी निर्मलीकृत इस जल को हम कहते हैं प्योर वाटर भी इसे हम लोग कहते हैं। अब आपको हम चित्र दिखाएंगे 18.5। ये देखिए आप लोग, ये चित्र रहा 18.5 जल अपमथ्रित, यानी इस तरीके से हम लोग कई चरणों में अशुद्ध वाटर यानी कि जो अपशिष्ट जल है उसको शुद्ध करते हैं। ये देखिए चित्र अभी दिखाएंगे आगे दोस्तों। देखिए आगे, अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर। क्या देखेंगे, 4 नंबर देखते हैं। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायु जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु
निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपको मैं चित्र में दिखाऊंगा 18.6, कौन सा 18.6 मैं आपको दिखाता हूं चित्र। ये दोस्तों रहा, इसको क्या बोलते हैं, वातित्र बोलते हैं। ये एक अपशिष्ट जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, जो चौथे नंबर की प्रक्रिया है। फोर्थ नंबर प्रोसेस है, यानी कि जो वाटर है उसको क्या करना, प्यूरिफाई करना है। देखिए, कई घंटों के पश्चात, यानी कि कई घंटों के बाद जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पेंदी में सक्रियत आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। यानी कि जितने भी मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कहाँ बैठ जाते हैं, वह पानी की तली में जाकर आराम से बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियत आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसी रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या है, क्या बताया गया है। कभी कभी जैसे वितरण तंत्र से पहले हम लोग क्या करते हैं, निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन या ओजोन गैस से क्या करते हैं, रसायनों से रोगाणु रहित कर देते हैं। यानी कि जितने उस अपशिष्ट जल में रोगाणु हैं उनको हम लोग जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो पानी है वह एकदम तरोताज़ा पानी बन जाए, जिसका उपयोग पीने में भी किया जा सके। अब देखते हैं आगे हम लोग, क्या आप जानते हैं, इस ब्लू टैगलाइन को पढ़ना है। यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जलवाष्प को निर्मुक्त करते हैं। दोस्तों, एक तरीके से हम आपको बता दें, जिस एरिया में बाढ़ आती वहाँ भी आप लोग लिप्टिस का पेड़ लगा सकते हैं, जिसको यूकेलिप्टस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकेलिप्टस इसको कहते हैं। कारण यह बहुत अधिक पानी खींचता है भूमि से। जब आप अपशिष्ट जल के आसपास इसको लगाएंगे तो यह बहुत अधिक खींचेगा। आप इसकी बाहरी त्वचा को, यानी कि यूकेलिप्टस की बाहरी त्वचा को काट कर देखिए, एकदम रसीली टाइप की निकलती है। तो यूकेलिप्टस का ऐसा पेड़ होता है, ये एक ऐसा पेड़ होता है जो आम पेड़ों के अपेक्षा सबसे अधिक जल का अवशोषण करता है। अब हमें पढ़ना है जागरूक नागरिक बने। जागरूक नागरिक का मतलब यह है दोस्तों कि जिस तरीके से हम लोग अपशिष्ट जल, पहले तो कोशिश यह करें कि जो आपका जल है, जिस जल को हम लोग भूमि के नीचे से निकालते हैं, उसे कम से कम जितने की ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही प्रयोग करें और उससे अधिक उसको व्यर्थ ना जाने दें। ऐसा ना करें कि समर चला के डायरेक्ट नाली में पानी बह रहा, ट्यूबवेल यूं ही चल रहा, ज़रूरत नहीं, 1-2 घंटे से जानवरों को ही नहला रहे, वाहनों को ही धोए जा रहे लगातार। जितने की ज़रूरत है उतने ही इन संसाधनों का प्रयोग करें। ये वो संसाधन है बहुत लिमिट्स में है। अगर कायदे से इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि ये संसाधन दोस्तों बहुत कम हो जाएंगे। और वो स्थिति आप लोग देख चुके हैं कि 20 साल पहले जिन हैंड पंपों में पानी आता था, उस जगह आज उन हैंड पंपों की जगह समरसेबल ने ले रखी है। देखिए दोस्तों, हम लोग कैसे बनते हैं जागरूक नागरिक। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं
रोग कारक हो सकती हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये नालियों का पानी हो गया, सीवेज का पानी हो गया, या किसी इंडस्ट्री का पानी हो गया, यह दोस्तों देखो वायु प्रदूषण तो करता ही है, साथ में भूमि को बंजर भी करता है। क्या करता? भूमि को बंजर करता। और जब भूमि बंजर हो जाएगी तो किसी भी प्रकार की जब फसल उत्पादन नहीं होगी तो सोचिए जीव जंतु खाएंगे क्या। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी कोई इंडस्ट्री लगाएं तो इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण का ध्यान रखें। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपने लगते, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को इनवाइट करते, यानी कि इन्विटेशन देते, ताकि ये बीमारियां इनकी गंदगी की वजह से हो जाएंगी। हैजा भी हो जाएगा, मलेरिया भी हो जाएगा, अन्य भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया पढ़ना। देखिए, अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं, यानी कि उनको बहा रहे या फेंक रहे हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देता है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें, यानी कि इस तरीके का कोई वसाओं से संबंधित है या तेल है तो उसे यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए किसी नाली में, उसे हमें डस्टबिन में ही डालना चाहिए ताकि उसका सही जगह पहुंच सके और उसका संशोधन हो सके। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। नाली में दोस्तों मत फेंकना चाहिए किसको? पेंट, विलायक और कीटनाशक, मोटर तेल और औषधियों। ये क्या करते? जो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं जो पानी को शुद्ध करते, उनको ही जब मार देंगे तो पानी शुद्ध कौन करेगा। अब देखते हैं प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौनों, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 18.7। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। क्या होता है? यानी कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं स्वच्छता और रोग। क्या देखते हैं? स्वच्छता और रोग। हमें विद्यालय में सिखाया जाता है कि डेली स्नान करना चाहिए, यानी कि दोस्तों नहाना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों अगर नहीं नहाएंगे तो बॉडी में खुजली होगी, दुर्गंध आएगी, क्या हो जाएगा? बॉडी भी कैसी हो जाएगी? बीमारी से ग्रसित हो जाएगी। इसलिए अपने विद्यालय या स्कूल कॉलेज में ये बात सिखाई जाती है कि हमें डेली स्नान करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए और अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बोलते हैं कि जब हेल्थ अच्छी होगी तो दिमाग भी तरोताज़ा होगा और दिमाग बहुत अच्छे से कार्य करेगा। कहा जाता है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। क्या कहा जाता है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आइए दोस्तों अब देखते हैं स्वच्छता और रोग। क्या देखते हैं? स्वच्छता और रोग। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल एवं व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। दोस्तों बाहर शौचालय यानी कि टॉयलेट जाने से, लेटरिन जाने से क्या होता है? विभिन्न प्रकार के जीवाणु कीटाणु निकलते हैं, तो ये बहुत अधिक ज़्यादा वायु प्रदूषण भी करते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। और दोस्तों अपनी गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ने
2014 से 2019 तक संपूर्ण भारत स्वच्छता अभियान चलाया था। इसके अंतर्गत उन्होंने किया था कि जिनके पास सुलभ शौचालय अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट उन्हें सुलभ शौचालय अवेलेबल कराएगी, जिसके अंतर्गत लगभग 12,000 उपलब्ध कराए गए थे। फिर भी लोग उन शौचालयों का प्रयोग नहीं करते। उस शौचालय का वो लोग अदर सामान यानी कि अदर वस्तुओं को रखने के लिए करते हैं। दोस्तों, शौचालय हमेशा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। खुले में शौच जाने से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जीवाणु निकलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। जल स्रोतों में ये लोग क्या करते, मल त्याग कर देते हैं, और जब वह मल क्या है पानी में बहकर जाएगा तो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करेगा, जिससे स्वास्थ्य भी आपका क्या आ जाएगा, खराब होने की संभावना हो जाएगी। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। पहले आप लोग देख लें 18.7 हर कचरे को सिंक में मत फेंकिए। देखिए यह महिला क्या कर रही है, सिंक में क्या कर रही, चाय की पत्ती फेंक रही। यह दोस्तों गलत है। अगर यह सिंक में चाय की पत्ती को फेंक देगी तो ये चाय की पत्ती क्या करेगी, जाके सिंक वाला जो पाइप होता उसको यह जाम कर देगा, और जब जाम कर देगा तो पानी जाएगा भर, और जब पानी भर जाएगा तो वह सड़ेगा तो बहुत भयंकर दुर्गंध उत्पन्न करेगा, जो वायु प्रदूषण के साथ साथ हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और दोस्तों ये बात है छोटी बट स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए यह क्या कर रही है औरत, ये चाय पत्ती के जो बचा हुआ है, चाय पत्ती बची हुई, उसे वह डस्टबिन में डाल ले। यह कार्य अच्छा कर रही, क्योंकि डस्टबिन में डालेगी तो इसकी खाद या कंपोस्ट भी बन सकती, जो खेतों में प्रयोग की जा सकती है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर यानी कि इससे किससे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इधर उधर मल त्याग कर देते हैं और कूड़ा फेंक देते हैं, तो इससे क्या होगा, इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। फिर से आप लोग समझ लें, भौम जल कुओं, ट्यूबवेल जिसको हम कोई नलकूप बोलते हैं, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। दोस्तों भौम जल यानी कि जो धरती के नीचे पानी पाया जाता, वह देखो समरसेबल के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो घर पर आप लोगों ने हैंड पंप लगाया उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस जल का हम लोग उपयोग करते हुए ज़मीन के नीचे से ही आता है, फिर उसको हम लोग पीते हैं। जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था, यानी कि हमने आपको पिछले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। क्या बन जाता है, सबसे अच्छा पथ यह बन जाता। इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित हैं। कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना आप लोग। हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग भी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था, यानी कि वाहित मल जो होता है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या है कि उसका निपटारण जो है वह बहुत अच्छे से हम लोग कर सकें, ताकि यह किसी तरीके का जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण ना कर सके। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छतापूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती। शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। किसके रूप में करते, ऊर्जा के रूप के स्रोत में इसका हम प्रयोग करते हैं, बायोगैस का। देखिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कृमि प्रसंस्करण शौचालय। कौन सा, कृमि प्रसंस्करण शौचालय देखते हैं। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को
केचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें केचुआ क्या होता है। ये भूमि को उपजाऊ बनाता है। क्या करता है? भूमि को उपजाऊ बनाता। कैसे बनाता है? भूमि को खाता और निकालता है, यानी मिट्टी को खाएगा और क्या करेगा? निकालेगा। इससे क्या है कि भूमि में नमी आ जाएगी और यह फसलों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसीलिए किसान को ये जो केचुए क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है, यानी कि केचुए को किसान का दोस्त और यार कहा जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः क्रम केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक होता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता? पहले सीवर टैंक क्या होते थे? ऐसे बनते थे सोखता वाले, यानी कि उनकी नीचे वाली फर्श नहीं होती थी, मल वहीं सूखता रहता था, पानी निकल जाता था। उसके बाद उसकी सफाई कैसे होती थी? उसको खोदकर या किसी तरीके से ट्रैक्टर ट्राली के माध्यम से खेतों में डाल दिया जाता था। जब खेतों में डाल दिया जाता था तो कंपोस्ट या खाद का कार्य करता था और जो फसलों के उत्पादन के लिए बहुत अहम रोल निभाता था। अब देखिए सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता, यानी कि जितने सोशल प्लेसेस हैं उन पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं करनी चाहिए। अब तो ऐसे भारत में बहुत सारे मेट्रो सिटी हो गए जहाँ पर गंदगी करने पर फाइन लगता है, थूकने पर भी फाइन लगता है सोशल प्लेस पर। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता, बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आज बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। क्या होते हैं? सार्वजनिक स्थल होते हैं। दोस्तों स्वच्छता की बात कर रहे थे तो इसमें विभिन्न प्रकार के अभियान भी शुरू किए गए थे, जैसा कि हमने बताया था 2014 से 2019 तक। इसमें एक कार्य था भारत सरकार का कि सभी को शौचालय उपलब्ध कराना और खुले में जितने लोग शौच करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना। तो इसके लिए क्या है? विभिन्न प्रकार के मेले भी आयोजन किए जाते हैं ताकि लोगों को जानकारी हो सके कि सार्वजनिक प्लेसों पर, यानी कि जो भी सार्वजनिक स्थल हैं उनको स्वच्छ रखा जाए। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल जाती है। क्या फैल जाती? महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल बात सही है। आप चाहे रेलवे स्टेशन पर हो, बस स्टैंड पर हो या किसी रोड किनारे चल रहे हो, कूड़ा यूं ही नहीं फेंक देना चाहिए। चाहे वो किसी फल के छिलके हों या प्लास्टिक का हो, कोशिश कीजिए कि उस कूड़े को आप डस्टबिन में डालें। तो क्या होगा कि इससे जब हम लोग धीरे धीरे अपने अंदर सुधार करेंगे तो ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या काफ़ी है। लगभग आज के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो 135 करोड़ से लेकर 140 करोड़ तक पॉपुलेशन है। और 2021 की जनगणना के अनुसार देखी जाए, 2011 के जनगणना के अनुसार तो लगभग 121 करोड़ है। अभी क्या है? अभी जनगणना होने वाली है तो अंदाजा है कि लगभग 140 करोड़ के करीब पॉपुलेशन निकलेगी। अगर इतनी जनसंख्या में लोग धीरे धीरे एक एक लोग ही सुधार करें तो दोस्तों उम्मीद है कि जो गंदगी होती है वह ना हो, नदियों को साफ करने की विभिन्न प्रकार की योजनाएं ना चलानी पड़ें। इसलिए ध्यान रखें दोस्तों, जितनी स्वच्छता आप लोग आसपास रखेंगे उतनी हेल्थ आपकी मेंटेन होगी, उतने कम आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले जाना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं निष्कर्ष। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी की भूमिका निभानी है। दोस्तों पर्यावरण, बिल्कुल दोस्तों, अगर हम आसपास माहौल साफ रखेंगे, माहौल इन द सेंस ऑफ आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें, किसी के भरोसे ना रहें। कुल मिला के अपने घर के आसपास जरूर आप साफ सुथरा रखें ताकि आपका परिवार एक हेल्दी लाइफ जी सके, यानी कि स्वस्थ जीवन जी सके और कम से कम हॉस्पिटल जाने की नौबत आए। और पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ये हम 5 जून को मनाते हैं। और कोशिश करें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें, यानी कि पेड़ पौधे भी लगाएं, ताकि जो हमारा जीवन है वह बहुत अच्छा रहे और अनमोल रहे।
और जो जीवन प्रत्याशा है अभी 67.5 है, वह जल्द से जल्द 70 वर्ष हो जाए। अभी 67.5 ईयर्स है, यानी कि 67.5 वर्ष है। ये कितनी होनी चाहिए? 70 वर्ष तक होनी चाहिए, अगर इस तरीके के आप लोग कदम उठाते हैं। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीके में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तिगत पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों और आशावादिता से प्रभावित करें। यानी कि दोस्तों कुछ गुड्स हैबिट भी होनी चाहिए कि आसपास एरिया साफ रखें, ठीक, यूं ही कहीं पर कचरा ना फेंकें रोड किनारे, और अगर कोई फेंके भी तो एक बार उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ इस तरीके का कार्य ना करें, क्योंकि यह सभी की हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। यानी कि दोस्तों कहने गया कि एकता में शक्ति। अगर हम लोग एकजुट कर होकर यह कार्य करें या कोई भी कार्य करें तो वह 100% सक्सेस होगा, सफल होगा। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक, यानी कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। यानी कि दोस्तों जितने अच्छे कार्य उनको करने के लिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति पहले करे, वो करे। अगर आपको लगता है ये कार्य अच्छा है तो अवश्य करना चाहिए, ताकि आसपास का वातावरण भी अच्छा बना रहे। अब इस चैप्टर के हम लोग देखते हैं प्रमुख शब्द। क्या देखेंगे? प्रमुख शब्द। अपशिष्ट जल, अवायवी जीवाणु, वायवी जीवाणु, आपंक। अब देखते हैं सीवर, जैव निम्नीकरणी, अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस और जल शोधन। इतनी चीजें आप लोगों ने देखी। अब देखना कि आप लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा है। देखिए, प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सके। प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सके। और घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है, यह वाहित मल कहलाता है। दोस्तों वाहित मल का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। किसको? जल और मृदा को यह प्रदूषित करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहां भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते, वहां कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस हैं। खुली यानी कि मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती हैं जो रोग उत्पन्न करते। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए जो नाली है वह ढकी होनी चाहिए, और नाली में भी कचरे सोच समझकर फेंकने चाहिए। प्लास्टिक नहीं फेंकने चाहिए, फैट्स वसा की चीज़ें नहीं फेंकनी चाहिए। यह नाली को जाकर जाम करती, जिससे वहाँ गंदगी उत्पन्न होती, मच्छर वगैरह होते, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों होने की संभावना रहती है। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। क्या देखेंगे? क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का नंबर जो दिया गया है वह है जल को स्वच्छ करना प्रदूषक को दूर करने का प्रक्रम है। खा नंबर देखिए, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। क्या कहलाता? वाहित मल कहलाता है। गा नंबर देखिए, शुष्क मल का उपयोग खाद के रूप में
किया जाता है। घ नंबर देखिए, नालियाँ तेल और वसा के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। किसके द्वारा? तेल और वसा के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, और प्लास्टिक की चीज़ों के द्वारा भी यह अवरुद्ध हो जाती हैं। अब जो क्वेश्चन देखेंगे वह है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाहित मल क्या है? अनुपचारित वाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। देखिए दोस्तों, हम आपको बता दें, वाहित मल वह होता है जो कि जिसका हम लोग पीने में उपयोग ना कर सकें। झाग वाला हो, तेल वाला हो, वसा मिश्रित हो, ठीक है दोस्तों, और सीवेज से निकला हुआ पानी हो, यह सब क्या वाहित मल कहलाता है। इसे डायरेक्ट अगर किसी नदी तालाब में डालेंगे तो उसका भी पानी क्या हो जाएगा? प्रदूषित हो जाएगा, और उस पानी का हम किसी भी तरीके से उपयोग नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे कभी भी हमें कहीं नहीं डालना चाहिए। इसका संशोधन करने के बाद इसको निकालना चाहिए। वाहित मल एक तरल अपशिष्ट है जिसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे घरों, कार्यालयों, कारखानों, अस्पतालों, स्कूलों आदि के पानी के साथ साथ अशुद्धियाँ भी एक बड़े घटक के रूप में पानी में होती हैं। इसे वाहित मल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाहित मल कहते हैं। इसमें जटिल मिश्रण होता है जिसमें ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, विभिन्न प्रकार के रोगवाहक जीव होते हैं जो बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं का कारण बनते हैं। नदियों या समुद्रों में अनुपचारित वाहित मल का निर्वहन जल संसाधनों को प्रदूषित करते हैं। दूषित पानी जलीय पौधों और जानवरों के लिए बहुत अधिक खतरनाक है। इससे कौन कौन से रोग होंगे? हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, मलेरिया, डेंगू, पेचिस आदि रोग भी हो सकते हैं आराम से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, तेल और वसा को अगर हम लोग नाली में बहाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा? नाली हो जाएगी जाम, और जब जाम हो जाएगी तो उसमें सड़न होगी, सड़न से दुर्गंध होगी, दुर्गंध से क्या होगा कि जो वहाँ का माहौल खराब होगा और प्रदूषण होगा, जिससे स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। तेल और वसा नालियों में बहने वाले पानी को रोककर नालियों को अवरुद्ध कर देते या रोक देते, जाम कर देते हैं। खुली नालियों में वे मिट्टी में छिद्रों को अवरुद्ध कर देते। इस प्रकार मिट्टी द्वारा पानी के अवशोषण में बाधा आती है। इसलिए तेल और वसा को नाली में नहीं सीधे डालना चाहिए। इसे सीधा कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में इनको डालना चाहिए। अब जो हमारा क्वेश्चन है वह है 4 नंबर, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का हमें वर्णन करना है। बिल्कुल करेंगे। देखिए, अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक क्रम सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से? भौतिक, रासायनिक और जैविक। जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में क्या करते? ये सहायता करते अलग करने में। अब इसके चरण देख लो। सबसे पहले अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका छन्नों, जिनको कि हम लोग स्क्रीन या बार स्क्रीन भी कहते हैं, गुजारा जाता है। इससे क्या होता है? अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़ी वस्तुएं जो होती हैं, कैसे क्या क्या होता है? प्लास्टिक, लकड़ी डंडे या बोतलें या डिब्बे या पैकेट, नैपकिन आदि को यह हटा देता है। इसके बाद क्या करते हैं? अब दूसरा चरण सुनिए। अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने वाली टंकी से गुजारा जाता, जहाँ रेत, ग्रिट और कंकड़ पत्थर अलग हो जाते, सब के सब तली में बैठ जाते हैं। अब हम लोग बताते हैं आपको तीसरा चरण। जल को एक बड़ी टंकी में ले जाया जाता, जहाँ इसे घंटों रखा जाता, कई घंटों तक इसको रखते हैं। यहाँ ठोस मल तथा निलंबित सूक्ष्म जीव आदि कहाँ एकदम तली में बेस में जाकर बैठ जाते हैं और उन्हें अलग कर लेते हैं। शीर्ष भाग से जल को हम क्या करते? अलग कर लेते। तली में जो गंदगी बैठी उसको वहीं पर छोड़ देते। अब देखिए चौथा चरण, यानी कि 4th स्टेप। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। जल को वितरण तंत्र से निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन या ओजोन जैसे रसायनों से क्या करते? रोगाणु रहित कर लेते। किसके किसके माध्यम से? क्लोरीन से कर लो या ओजोन से कर लो। क्या रोगाणु रहित हमें जल को करना।
इसके बाद इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर लिया जाता है। इस तरीके का फैक्ट्री में व्यवस्था होती है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आपंक क्या है, समझाइए कि इसे कैसे उपचारित किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के दौरान अपशिष्ट जल में पड़े हुए कीचड़, मानव अपशिष्ट आदि को आपंक कहते हैं। यानी कि जो कि गंदगी होती है किसमें, पानी में, उसको हम लोग आपंक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग आपंक कहते हैं। चूंकि यह जैविक कचरा है इसलिए इसका उपयोग बायोगैस और खाद बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। कीचड़ को एकत्रित किया जाता है, यानी कि वही जो जैविक कचरे को एकत्रित किया जाता है, इसे एक अलग टैंक में हम लोग रख देते हैं, जहाँ इसे अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा क्या करते हैं, विघटित किया जाता है। और फिर इस क्रिया में उत्पादित बायोगैस का किसके रूप में प्रयोग करते हैं, ईंधन के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जलवाहक टैंक के बाद रोगाणुओं और मानव अपशिष्ट का निपटान होता है और सक्रिय कीचड़ बनता है। सक्रिय कीचड़ में लगभग 97 यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों 97% क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, इसमें पानी होता है। सुखाने वाली मशीनों द्वारा पानी निकाला जाता है। सूखे कीचड़ का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझाइए। बिल्कुल दोस्तों, समझाएंगे इसको। जो अनुपचारित मानव मल में कई रोगाणु होते हैं। लगभग हम आपको बता दें, एक व्यक्ति जो मानव मल होता है उसका वजन होता है 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक। इसमें लगभग 1 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं। कितने होते हैं, 1 करोड़ रोगाणु होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो अनुपचारित मानव मल में कई रोगाणु तथा विषाणु जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव कई बीमारियों, कौन कौन सी बीमारी, जैसे हैजा, पेचिस जिसको दस्त बोलते हो, डिसेंट्री भी बोलते हो, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस आदि के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं, ये उत्तरदायी यानी कि जिम्मेदार होते हैं। इन रोगों के कीटाणु हवा, पानी या कीड़ों द्वारा आसानी से भोजन या पीने के पानी को दूषित कर देते हैं। इस प्रकार अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य के लिए दोस्तों बहुत हानिकारक होता है। स्पेशली मक्खी भी, मक्खी मल पर बैठेगी, वही खाने पर बैठेगी, वही खाना अगर आप लोग खाएंगे तो हेल्थ क्या हो जाएगी, हेल्थ गड़बड़ हो जाएगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जल को रोगाणु नाशित यानी रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम बताइए। वो 2 रसायन सबसे ज़्यादा फेमस हैं, क्लोरीन और ओजोन। क्या है, क्लोरीन और ओजोन ऐसे हैं जो हम क्या करते हैं, आमतौर पर क्या करते हैं, जल को रोगाणु मुक्त यानी कि जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्नों के कार्यों को समझाइए। देखिए दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने शलाका छन्नों यानी कि जिसको बार स्क्रीन से हम लोग क्या करते हैं, गुजारते हैं। इसमें क्या होता है, अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़ी वस्तुएं जैसे टुकड़े, डंडे, बोतलें प्लास्टिक की क्या या डिब्बे वगैरह हों या पैकेट हो या नमकीन हो, इस तरीके क्या आदि को हटा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, स्वच्छता और रोग के बीच में संबंध। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, स्वच्छता और रोग के बीच में संबंध। आसपास की गंदगी और दूषित पेयजल के कारण बड़ी संख्या में बीमारी होती हैं। आप लोग देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी बस्तियां मिलेगी जहां पर छोटे छोटे से घर होते हैं, वहां पानी निकास की व्यवस्था नहीं होती, गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, तो वहां क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां आपको देखने को मिल जाएंगी। गंदगी से हानिकारक रोगाणु, मक्खियां और मच्छरों का विकास होता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करती, जैसे हैजा, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, पोलियो, हेपेटाइटिस, पेचिस, डिसेंट्री या दस्त भी एक ही बात होती। ये कई प्रकार की बीमारियां इसी से होती हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में आपकी भूमिका क्या है। बिल्कुल दोस्तों, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो इसमें बहुत अहम रोल है। सबसे पहले हमें क्या करना, जो आसपास की जो खुली नालियां हैं उनको ढकने की कोशिश करनी चाहिए।
क्या वो जब ढकी होंगी तो क्या होगा, विभिन्न प्रकार के मच्छर जो वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े, उनमें उनका प्रजनन उनमें नहीं हो पाएगा। और आसपास के एरिया को भी हमें साफ रखना है। जो तेल और वसा, घी जैसे होते हैं, इनको क्या करना है, किसी भी तरीके से नाली में नहीं फेंकना, सिंक में नहीं फेंकना, ताकि नाली को अवरुद्ध ना कर सकें। इनका हमें निपटान के लिए डस्टबिन का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना, डस्टबिन का ही प्रयोग करना चाहिए। रसायन देख लो, कीटनाशक देख लो, पेंट देख लो, गाड़ियों से निकलने वाला जो होता है मोवी ऑयल देख लो, ये सब में नाली में नहीं फेंकने चाहिए। ये क्या करते हैं, ज़मीन की परतों पर जमा हो जाते, जिससे वह ज़मीन जो है ये अपशिष्ट को अवशोषित नहीं कर पाता, यानी कि जल को शुद्ध करने में सहायक नहीं होता। लोगों को जागरूक करें तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सामुदायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करें। दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं और 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। दोस्तों जानकारी दें कि जल को जरूर सुरक्षित रखें और आसपास के माहौल को, पर्यावरण को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखें। पुनर्चक्रित तथा गैर पुनर्नवीनीकरण को अलग अलग जगह फेंकें, यानी कि कचरे का डिवाइडेशन कर लें। ऐसा कचरा जो आराम से अपघटित हो जाए उसे अलग रखें, ऐसा कचरा जो आराम से अपघटित नहीं हो रहा उसके लिए अलग करें। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। जो 11 दिया गया है वह दिया गया है कि प्रस्तुत वर्ग पहली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। अब हमें देखना संकेत बाएं से दाएं। क्या देखना, बाएं से दाएं। तो जो बाएं से दाएं है उसे पहले देख लो, इसमें 2 नंबर है, वाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद, तो वह होता जैव गैस। क्या होता है, वह होता है जैव गैस। अब देख लो इसमें 4 नंबर, इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वातन। इसमें देखो 7 नंबर, वाहित मल से जाने वाले पाइपों की व्यवस्था कैसी है, सीवर। 8 नंबर देखो, उपयोग के बाद नालियों में बहता जल वाहित मल कहलाता है। अब देखना हमें ऊपर से नीचे, क्या देखना, ऊपर से नीचे देखना है। आप लोग देख लीजिए, क्या देखना, हमें ऊपर से नीचे देखना है। जल उपचार में रोगाणु नाशक के लिए प्रयुक्त एक रसायन वह है ओजोन। क्या है, वह है ओजोन। अब देखिए 3 नंबर, वे सूक्ष्म जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का विघटन करते हैं वह होते अवायवी जीवाणु, जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, वह क्या है, अवायवी होते हैं। अब हमें देखना है 5 नंबर, संदूषित जल। क्या देखना है, यह 5 नंबर दिया गया है दोस्तों, बताते हैं हम आपको। संदूषित जल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संदूषित जल ही हो जाएगा। क्लियर है, ऊपर से नीचे तक यही बनेगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें 6 नंबर, वह स्थान जहां वाहित मल से प्रदूषक पृथक किए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे उपचार संयंत्र। क्या होते हैं, उपचार संयंत्र होते हैं। अनेक, अब 9 नंबर देखिए, अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं, तो यह होता मल। क्या होता, यह होता है मल। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा खा और गा। खा और गा सही आंसर हो जाएगा, खा और गा। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। गा नंबर क्या, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। दोस्तों यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरीके के आपको एनसीईआरटी के लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यह वीडियो सिविल सर्विसेज, टीएसटी, पीएसटी, रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट, साथ में दोस्तों जो बच्चे 7th 8th में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों जय हिंद।